आज के मुख्य समाचार। सियासी बवाल के बाद महाराष्ट्र प्रदेश को एक और नया मुख्यमंत्री मिल गया। रूस की फौज ने यूक्रेन पर 4 महीने से हमला करते हुए यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया। मुंबई में रुक रुक कर रात भर हुई बारिश से शहर के कुछ हिस्से को अस्त व्यस्त कर दिया। सरकारी योजना जल जीवन मिशन के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी का पर्दाफाश। मुंबई, महाराष्ट्र में हुए सियासी बवाल के बाद प्रदेश को एक और नया मुख्यमंत्री मिल गया है। दरअसल सियासी जंग में एकनाथ शिंदे जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की जीत के साथ ही उनके राजनीतिक करियर और उनके संघर्ष की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ऑटो वाले से सीएम की कुर्सी तक का उनका सफर काफी दिलचस्प है। बता दें कि पहले शिंदे ऑटो रिक्शा चलाते थे। शिवसेना के साथ उनका जुड़ाव 1980 के दशक से है। शिंदे ने अपने बच्चों को खोने के बाद राजनीति छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन उनके गुरु आनंद दिघे उन्हें दोबारा राजनीतिक जीवन में लेकर आए। ऐसे में शिंदे के करियर में कई उतार चढ़ाव रहे हैं। शिंदे की कहानी ने बता दिया कि किस तरह शिखर पर पहुंचा जाता है। ऐसे ही कहानियां भारत के कुछ और राजनेताओं की भी हैं, जो पहले अपने जीवन यापन करने के लिए कोई छोटा कार्य करते थे, लेकिन एक दिन वो प्रदेश या देश के दिग्गज नेताओं में एक बने। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चायावाले से लेकर पीएम की कुर्सी तक का सफर किया, उसकी भी काफी तारीफ की जाती है। ऐसे में आज हम आपको उन नेताओं के बारे में बताते हैं, जिन्होंने एक वक्त जीवन में काफी संघर्ष किया और बाद में पीएम, सीएम या मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सर्वोच्च पदों में से एक पीएम के पद तक पहुंचने के पीछे एक संघर्ष की कहानी भी है। वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने उनके पिता दामोदर दास की छोटी सी चाय की दुकान थी। 6 साल की उम्र से ही नरेंद्र मोदी अपने पिता का हाथ बटाते थे और ट्रेनों में चाय बेचते थे। मोदी कहते हैं कि मैंने चाय बेची है, इसका गर्व है, लेकिन देश बेचने का काम नहीं किया है। शिंदे ने शिवसेना में एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे अपने संगठनात्मक कौशल और जन समर्थन के बल पर शिवसेना के शीर्ष नेताओं में शुमार हो गए। वे एक समय में मुंबई से सटे ठाणे शहर में ऑटो चालक के रूप में काम करते थे। राजनीति में कदम रखने के बाद बेहद कम समय में ठाणे पालघर क्षेत्र में शिवसेना के प्रमुख नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने के लिए पहचाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य काफी जाना पहचाना नाम है। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म इलाहाबाद के कौशाम्बी में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य का जन्म काफी मुश्किलों में बीता था और चाय, अखबार और सब्जी बेचकर उन्हें गुजारा करना पड़ता था। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस में सक्रिय रहने के बाद 2002 में उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल काफी चर्चित हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वे मुंबई के भाईखला बाजार में सब्जी बेचते थे और बालासाहेब ठाकरे के भाषणों से काफी प्रभावित थे। उनकी मां बाजार में एक दुकान में फल बेचती थी। उन्होंने अपने परिवार के धंधे को छोड़ राजनीति में जाने का फैसला किया और सफल भी हुए। 1985 में वे मेयर चुने गए और बाद में लगातार आगे बढ़ते हुए उनकी गिनती महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में होने लगी। नंद कुमार नंदी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। नंद कुमार नंदी के लिए कहा जाता है कि एक वक्त वो काफी छोटे काम करते थे, जिसमें समोसे चाट बेचना, पॉलिश करना आदि शामिल है। लेकिन उन्होंने अपने दम पर एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया और राजनीति में भी 2 बार से मंत्री हैं। उत्तराखंड में मंत्री गणेश जोशी भी एक समय पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गुब्बारे बेचा करते थे। उन्होंने एक बार खुद इसकी जानकारी दी थी। इनके अलावा महाराष्ट्र के दिग्गज नेता कृपाशंकर सिंह भी एक समय में आलू प्याज बेचा करते थे। मुंबई, रूस को यूक्रेन पर हमला बोले 4 महीने से ज्यादा हो गया और इतने दिनों में रूसी फौजों ने यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया है। लगातार लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे हैं। इस बीच रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए यूक्रेन के मुख्य शहरों पर हमला करना शुरू किया है। इसमें रूस को बड़ी कामयाबी भी मिल रही है और यूक्रेन इन प्रमुख शहरों से अपना कब्जा खोते जा रहे हैं। अब रूस ने यूक्रेन एक और खास शहर पर मिसाइल से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओदेसा के समीप एक तटीय शहर में शुक्रवार तड़के मिसाइल से हमला किया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूसी सेना काला सागर के एक प्रमुख द्वीप स्नैक आइलैंड से बृहस्पतिवार को पीछे हट गई।
हमले के वीडियो में ओडेसा के दक्षिण पश्चिम में करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित छोटे से शहर सेरेविका में इमारतों का मलबा देखा गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि रूस बमवर्षक विमानों द्वारा छोड़ी गई 3X-22 मिसाइल एक इमारत और 2 शिविरों पर गिरी। ओडेसा यूक्रेन का अहम बंदरगाह शहर है। इसके साथ ही रूसी सैनिक पूर्वी लुहांस्क प्रांत को घेरने की कोशिशों में जुटे हैं। क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने स्नैक आइलैंड से सेना की वापसी को सद्भावना संकेत करार दिया। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिक लुहांस्क में यूक्रेनी सेना के प्रतिरोध के आखिरी गढ़ लुहांस्क को घेरने की कोशिशों में जुटे हैं, जो डोनबास क्षेत्र के तहत आने वाले 2 प्रांतों में से एक है। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही हेदई ने कहा कि रूस लिसिचांस्क शहर को घेरने की कोशिश कर रहा है और शहर की एक पुरानी तेल रिफाइनरी पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में भीषण बमबारी हो रही है। मुंबई में बीते दिन में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद लगातार रात भर हुई बारिश ने शहर के कुछ हिस्सों को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जबरदस्त जलभराव और ट्रैफिक डायवर्जन का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD कोलाबा वेधशाला ने 2015 के बाद से जुलाई में सबसे अधिक एक दिवसीय वर्षा 227.8 मिलीमीटर दर्ज की। इससे पहले 15-16 जुलाई 2014 को 24 घंटे की अवधि में कोलाबा में वर्षा 228 मिलीमीटर को छू गई थी। अचानक हुई इस तेज बारिश के साथ खासकर दक्षिण मुंबई के निवासियों ने अगस्त 2020 में ऐसी बारिश देखी थी। दक्षिण मुंबई के कुछ हिस्सों जैसे ब्रीच कैंडी, गिरगाम, चर्चगेट और मरीन लाइंस में असामान्य जलभराव हुआ। तेज बारिश के साथ कुर्ला के निचले इलाकों में फिर से जलभराव हो गया। अंधेरी पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला अंधेरी सबवे फिर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया और बाढ़ का पानी बाहर निकालने के बाद शुक्रवार शाम 5 बजे ही फिर से खोल दिया गया। यातायात प्रभावित हुआ और सायन व चेंबूर क्षेत्रों में जल भराव के बाद कम से कम 16 बेस्ट बसों को डाइवर्ट किया गया। जिला पूर्वानुमान और चेतावनी के अनुसार मुंबई में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का संकेत देने वाला येलो अलर्ट 5 जुलाई तक जारी रहेगा। हालांकि मौसम ब्यूरो ने कहा कि सप्ताह के अंत में बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। निरंतर बारिश की गतिविधि के साथ IMD कोलाबा द्वारा इस मौसम में दर्ज की गई कुल वर्षा 589 मिलीमीटर है, जो सामान्य से 25 मिलीमीटर अधिक है, जबकि IMD सांता क्रूज में 467 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य से 99 मिलीमीटर कम है। शाहजहांपुर सरकारी योजना जल जीवन मिशन के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर क्राइम सेल व चौक कोतवाली पुलिस ने राजफाश कर दिया। उन्नाव के कोतवाली क्षेत्र के सरगना समेत 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश भर में फैले इस गिरोह ने अब तक 3000 लोगों से करीब 50 लाख रुपए ठग लिए थे। सरकार हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत लोगों के कनेक्शन कराकर उन्हें पानी सप्लाई कराना है। उन्नाव जिले के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला केसरी निवासी धर्मेश शुक्ला ने प्रदेश भर में फर्जी तरीके से लोगों को नौकरी देना शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने विज्ञापन भी प्रकाशित कराया था ताकि लोग उसके जाल में आसानी से आ जाए। साइबर क्राइम सेल के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह को जब सरकारी योजना के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बारे में पता चला तो उन्होंने जांच शुरू की। कुछ साक्ष्य मिलने पर उन्होंने SPS आनंद को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद गिरोह के सरगना धर्मेश शुक्ला को शनिवार को चौक कोतवाली क्षेत्र के साउथ सिटी से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने के बाद उसके दूसरे साथी प्रतापगढ़ जिले के पट्टी थाना क्षेत्र के मजीठी गांव निवासी मिथिलेश कुमार प्रजापति को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साउथ सिटी कॉलोनी स्थित उनके कार्यालय से जल जीवन मिशन के लोगो लगी 156 टी-शर्ट, चेकबुक, आधार कार्ड, फर्जी नियुक्ति पत्र आदि बरामद किए। SPS आनंद ने बताया कि अब तक यह गिरोह शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ समेत कई जिलों में 3000 से अधिक लोगों से 50 लाख रुपए ठग चुके हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।